अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर किसी कंपनी ने डिविडेंड अगर अनाउंस कर दिया और उसके बाद आप इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ उस डिविडेंड को लेने के लिए और उसके बाद शेयर्स को सेल कर देते हैं, तो क्या ये स्ट्रेटजी काम कर सकती है और इससे कोई फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। तो ये असल में एक हारिस जाहिद ने क्वेश्चन किया था। वो अपने क्वेश्चन में कहते हैं, कैन यू मेक अ वीडियो हाउ कैन वी इन्वेस्ट टू गेट डिविडेंड्स एंड देन सेल। तो उनके कहने का मतलब ये था कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं कि आप इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसने ऑलरेडी डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है, बस हम उसमें इन्वेस्ट करें एक्स डेट से पहले, और जैसे ही एक्स डेट पे हमारा नाम आ जाए लिस्ट में और फिर उसके बाद जो है हम सेल भी कर दें और शेयर्स उसी प्राइस पे और साथ हमें डिविडेंड भी मिल जाए। तो डिविडेंड का फ़ायदा उठाना चाह रहे थे असल में। तो देखते हैं क्या ये स्ट्रेटजी असल में काम भी करती है या नहीं। तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले हमें कंपनीज़ के भी थोड़ी सी स्ट्रेटजी डिविडेंड देने की जो है उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। डिविडेंड जो होता है वो स्टॉक एक्सचेंज पे मौजूद सारी कंपनीज तो नहीं दे रही होती, हर कंपनी की डिफरेंट डिविडेंड पॉलिसी होती है जो दे रही होती है। उनमें से भी वो हम देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे 3 कंपनीज की एग्जांपल लेते हैं जिनकी डिफरेंट डिविडेंड पॉलिसी है अपनी। तो एक सबसे पहले आ गई एग्रो फर्टिलाइज़र। तो एग्रो फर्टिलाइज़र जो है इन्होंने एक पॉलिसी रखी हुई है कि इनको जितना भी प्रॉफिट आएगा, क्योंकि इनका जो प्लांट है वो चल रहा है, इनको और प्लांट भी फ़िलहाल लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इनका जो पूरा सेटअप है वो सेटअप हो चुका हुआ है ऑलरेडी। तो इनकी सिर्फ ऑपरेशनल कास्ट्स होती हैं। तो अगर इनको लगाना भी हुआ अपना प्लांट तो उस पर इतने ज़्यादा पैसे लगते हैं कि वो उनको कोई लोन वगैरह ही लेना पड़ेगा 200 बिलियन तक का। इस तरह प्रॉफिट में से पैसे रख के वो इस तरह नया प्लांट नहीं लगा सकते, और ना ही कंट्री की डिमांड के मुताबिक उनको फ़िलहाल ज़रूरत है। तो उनकी ये पॉलिसी है कि वो अपना 100% प्रॉफिट डिविडेंड में पे कर देते हैं। यानी कि मैंने अगर 50 शेयर्स लिए हुए तो मेरे शेयर्स का जो जितना भी प्रॉफिट बनता है ना वो मुझे मिल जाता है। फिर उनके अपने जो शेयर्स हैं वो फिर अपने खुद रिडीम कर लेते हैं प्रॉफिट। इसी तरह जिसके जितने शेयर्स हैं उसके मुताबिक उसको प्रॉफिट मिल जाता है और वो कंपनी के कैश फ्लो में ऐड नहीं होता। उनका ये है कि वो 100% का 100% प्रॉफिट शेयर कर देते हैं। अब ये उनके शेयर होल्डर्स को भी पता है बात। इसी तरह एफएफसी जो है इनकी पॉलिसी थोड़ी सी डिफरेंट है। वो 40 to 50% प्रॉफिट जो है अपना शेयर करते हैं, बाकी अपने कैश फ्लो में ऐड कर देते हैं किसी भी फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए या ऑपरेशंस के लिए। फिर इसी तरह एक डिफरेंट है डोलमिन सिटी रीट का शेयर है। ये एक रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। उनका जितना भी प्रॉफिट होता है उसको मेरे ख्याल है वो इतना देख नहीं रहे होते। हर 4 से 5 क्वार्टर्स के बाद वो सिर्फ 0.5 रुपीज़ अपना डिविडेंड बढ़ा देते हैं। यानी कि एक साल वो अपना डिविडेंड देते रहे हैं 35 पैसास, अगले साल उन्होंने फिर उसको 40 पैसास कर दिया था। 45 करते करते अब 55 पैसास पे पहुँचे हुए। इसी तरह 50 पैसास भी वो उन्होंने कोई तकरीबन 6 क्वार्टर्स तक दिए थे। तो वो इस तरह इंक्रीमेंटल अप्रोच पे चल रहे हैं। ये चीज़ जो होती है ना, ये अब जो रेगुलर इन्वेस्टर्स हैं, ये जो रेगुलर जिसने एग्रो फर्टिलाइज़र का शेयर रखा हुआ है या जिसने एफएफसी का रखा हुआ है या जिसने डीसीआर का रखा हुआ है, जिनकी अभी हमने बात की है, तो उनको इस पॉलिसी का पता होता है। और उनको रेगुलर इन्वेस्टर्स को ये भी पता होता है, वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अगले क्वार्टर में उन्होंने तकरीबन कितना डिविडेंड देना है। और स्पेशली ये जो एफएफसी और एग्रो फर्टिलाइज़र है, इसके या और कोई इस तरह की कंपनी है जो कि प्रोडक्ट बेस है या सर्विसेज बेस है, तो उसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, या उसमें जो इंटरेस्टेड होते हैं, वो लोग जो ज़्यादा रिसर्च कर रहे होते हैं वो ये भी देख रहे होते हैं कि इनकी प्रोडक्ट्स इस माह कितनी बिकी हैं, कितनी नॉर्मली बिकती हैं और अब कितनी बिकी हैं इस क्वार्टर में। जैसा कि मैं आपको एग्रो फर्टिलाइज़र और एफएफसी का बता सकता हूँ कि एक न्यूज़ में पढ़ रहा था जिसमें बताया गया कि एफएफसी जो है इसकी तकरीबन 98% जो जनवरी की सेल्स होती हैं उतना उन्होंने कर लिया। और इसी तरह जो एग्रो फर्टिलाइज़र है उन्होंने तकरीबन 48% जो उनकी नॉर्मल सेल्स हैं उसके मुताबिक जनवरी में उनकी सेल हुई है। उनकी जो नॉर्मल टारगेट या उनकी जो नॉर्मल यूजुअल सेल्स हैं उससे 50% कम हुई है। अब ये उसके इन्वेस्टर जो है वो ऑलरेडी देख रहे हैं। तो जब तक अगला क्वार्टर आएगा उससे पहले उन्होंने ज़ाहिर है तीनों मंथ्स जो हैं वो अगर एक मंथ ट्रैक किया तो अगला भी ट्रैक किया होगा, तो उनको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि इनकी इतनी सेल्स हुई हैं, इनका प्रॉफिट मार्जिन इतना है, तो इनका तकरीबन इतना ईपीएस एक्सपेक्टेड है। या कोई और जो फैक्टर्स होते हैं उन पे भी
लोगों ने नज़र रखी हुई होती है हल्की फुल्की, जैसे किसी एक कंपनी के लिए गैस की प्राइस बढ़ गई या गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी में चेंज आ गया, तो तकरीबन लोगों को अंदाज़ा होता है कि इतना डिविडेंड एक्सपेक्टेड है उस टाइम तक। तो उसी तरह मसलन अगर 8 रुपये एक्सपेक्टेड है ना एग्रो फर्टिलाइजर से अगले क्वार्टर में, तो वो 8 रुपये प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुकी होगी। जो कंपनी की मीटिंग अनाउंसमेंट है ना, उससे पहले ही लोगों ने एंटिसिपेट किया हुआ होता है और वो सेल्स वगैरह चीज़ें देख रहे होते हैं। अगर उसमें से कुछ अगर नहीं भी बढ़ती, तो जब मीटिंग अनाउंस होती है उसके बाद जो है ना, जो गैप होता है वो फिल हो जाता है। बल्कि मीटिंग अनाउंस होने के बाद फिर वो ज़्यादा एग्रेसिवली लोग जाके चेक करने लग जाते हैं कि अच्छा इनकी ठीक है क्वार्टर तो एंड हो गया, मीटिंग भी अनाउंस हो गई, तो इनका पिछले क्वार्टर की क्या रही है परफॉर्मेंस। वो शायद इनर सोर्सेज को भी चेक करते हों जिनकी एक्सेस होती है, लेकिन नॉर्मली वो न्यूज़ वगैरह देख के और वो अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि कितनी ज़्यादा सेल्स हुई हैं। तो उसमें भी अगर उनको थोड़ा सा गैप मिलता है कि हाँ इनकी थोड़ी सी एक्सपेक्टेड से ज़्यादा हो गई हैं, तो वहाँ पे भी प्राइस कवर अप हो जाती है। तो पॉइंट ये है कि जब तक मीटिंग असल में होती है और EPS अनाउंस होता है ना, उस वक्त तक ऑलरेडी प्राइस वहाँ तक पहुँच चुकी हुई होती है जितना उन्होंने डिविडेंड देना होता है। तो आपको पता है डिविडेंड जब अनाउंस होता है और एक्स डेट को जितनी डिविडेंड आपको मिलना होता है बाद में, उतनी प्राइस नीचे चली जाती है। वो प्राइस में से ही कटता है, ज़ाहिर है ऑलरेडी प्राइस बढ़ते बढ़ते उसको एंटिसिपेट करते हुए वहाँ तक पहुँच चुकी भी होती है। अच्छा, अगर जिस दिन डिविडेंड अनाउंस हुआ है या EPS कंपनी ने अपना अनाउंस किया अर्निंग पर शेयर और उसमें से डिविडेंड अनाउंस किया, तो उस उन्होंने कोई अनएक्सपेक्टेडली हाई EPS अर्निंग पर शेयर ले लिया और डिविडेंड भी इसी लिहाज से अगर हाई अनाउंस कर दिया, जो पहले कुछ लोग हैं ना जी, न्यूज़ आने के फ़ौरन बाद पहले कुछ लोग वो जल्दी से जो करंट प्राइस है ना उस पर लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेचुरली एकदम उसको लेने की कोशिश में वो एकदम से प्राइस फिर ऊपर चली जाती है। अगर तो एक्सपेक्टेशन से ऊपर EPS आ गया या डिविडेंड आ गया, तो पहले कुछ लोग उस चीज़ में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब प्राइस एक जगह पे नॉर्मलाइज हो जाती है ना जाके, फिर आप परचेज करते हैं, तो फिर यही है कि जब असल में डिविडेंड देने का टाइम आता है ना, तो वो ज़ाहिर है उस प्राइस में से ही कटना होता है वो डिविडेंड। तो उसके बाद जब फिर नीचे जाती है प्राइस, तो वो फिर ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम से जो है ऊपर चला जाए। मसलन 8 रुपये का डिविडेंड मिला है तो एग्रो फर्टिलाइज़र की प्राइस 208 रुपीज़ है, तो एक्स डेट को वो 200 पे आ जाएगी वापस, क्योंकि वो 8 रुपये जो आपको मिलने वो कंपनी दे रही है ना, तो कंपनी की प्राइस में से कटते हैं। तो 200 पे आने के बाद जब तक आपको मिलता है डिविडेंड, उस वक्त तक ज़रूरी नहीं है कि उसकी वापस प्राइस 208 रुपीज़ पे पहुंच चुकी भी हो, तो फिर आपको वेट करना पड़ता है, ज़ाहिर है। और अगर वेट आप नहीं करेंगे तो फिर ज़ाहिर है इतनी पूरी एक्सरसाइज करने का फ़ायदा क्या हुआ कि आपने पहले प्लान किया, फिर परचेज़ किए, फिर आपने कहा कि मैं तो ये डिविडेंड ले लूँगा और फिर एकदम सेल कर दूँगा। तो अगर कम प्राइस पे सेल कर रहे हैं तो फिर तो आपको नेट प्रॉफिट तो ना हुआ ना। तो 1-2 रुपये तो इसमें से आप निकाल सकते हैं, लेकिन उतना नहीं निकाल सकते जितना डिविडेंड। हाँ, अगर मार्केट ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ है, फिर तो ये स्ट्रेटजी थोड़ी काम कर सकती है। फिर तो किसी भी शेयर में आप इन्वेस्ट करेंगे तो शायद 2-3 दिन बाद आपको थोड़ा सा बढ़ावा मिल जाए। लेकिन अगर आप इसको एज अ अनलिमिटेड मनी ग्लिच के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं ना, कि कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड अनाउंस करेगी मैं उसके शेयर्स ले लूँगा, फिर उसके बाद एक्स डेट के बाद जो है वो शेयर्स भी बेच दूँगा उसी प्राइस पे और फिर साथ उसका डिविडेंड भी ले लिया करूँगा, तो ये चीज़ जो है ना इस तरह काम नहीं कर सकती। इवन अगर कोई ऐसी कंपनी जो नॉर्मली डिविडेंड नहीं देती और वो डिविडेंड अनाउंस कर देती है, तो फिर भी शुरू में तो एकदम कुछ लोग आएंगे जो कि उस डिविडेंड से फ़ायदा उठाना चाहेंगे, लेकिन वो कुछ ही लोग होते हैं जो कि उस प्राइस पे ख़रीद सकते हैं। इवन अपर लॉक भी कुछ शेयर्स को लग जाता है, तो 1-2 दिन उसकी प्राइस ऊपर जाने लग जाती है, लेकिन उसमें भी फिर ज़ाहिर अपर लॉक लगा हुआ है तो फिर सेलर्स बहुत कम हो जाते हैं और बायर्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो कुछ ही लोग होते हैं जो कि उस शेयर को उन अगले 2 दिनों में परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन जब नॉर्मलाइज हो जाती है एक जगह पे जाके प्राइस, फिर उसके बाद लेने का फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उतने ही उसमें से कट जाने होते हैं। अच्छा, इसमें फिर एक और सिनेरियो भी आ सकता है इस चीज़ को एक्सरसाइज करते हुए कि मैं उसको परचेज़ कर लूँगा और फिर उसके बाद डिविडेंड लेके बेच दूँगा। तो अगर किसी कंपनी की EPS जो है वो तकरीबन एवरेज आई है या एवरेज से थोड़ी नीचे आई है, तो हो सकता है अनाउंसमेंट के फ़ौरन बाद प्राइस नीचे ना जाए, लेकिन जब आप परचेज़ कर चुके हैं उसके 2-3 दिन बाद या फिर जब डिविडेंड असल में मिल चुका हुआ है और फिर लोगों को लगा है कि अब जो है ये पहले से कम डिविडेंड दे रहे हैं, तो वो लोग जिन्होंने पहले से रखा हुआ होगा और उन्होंने ज़ाहिर है काफ़ी नीचे प्राइस पे शायद लिया हो, तो वो उसमें से निकल रहे होंगे जब, तो फिर
तो उसकी ओवरऑल प्राइस और भी ज़्यादा डिविडेंड मिलने के बाद उसकी ओवरऑल प्राइस और ज़्यादा नीचे जा सकती है, तो आप उल्टा उसके अंदर फंस भी सकते हैं। तो फिर क्वेश्चन ये है कि आप किस तरह से डिविडेंड, मसलन आपने अगर डिविडेंड इन्वेस्टमेंट करनी है तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है। तो उस केस में फिर बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि ऐसी कंपनीज़ को ढूंढा जाए जिनकी एक तो ओवरऑल जो डिविडेंड जो देते हैं वो भी कंसिस्टेंट है, और ओवरऑल पिछले 8 से 10 साल में उनको कोई नेगेटिव में उनका नहीं गया अर्निंग पर शेयर, और आहिस्ता आहिस्ता अर्निंग पर शेयर ग्रो भी कर रही है, और कंपनीज काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, और उनकी प्रोडक्ट भी ऐसी है जिसकी डिमांड हमेशा रहती है। इस तरह की कंपनीज बिल्कुल ढूंढी जा सकती हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, उनको ढूंढ के रखा जाए और फिर उनमें परमानेंट इन्वेस्टमेंट की जाए, बल्कि अपने डिविडेंड्स को भी इन्वेस्ट किया जाए या आहिस्ता आहिस्ता अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की कोशिश की जाए। तो असल में डिविडेंड से फ़ायदा उठाने का फिर यही तरीका है। इसमें फिर आपका पीस ऑफ माइंड भी होगा कि आप एक दफ़ा आपने परचेज कर लिया और आप फिर आराम से बैठ के और वो उसकी डिविडेंड जो है ना वो आप उसको एंजॉय करते रहे। हाँ, मंथ हर 3 माह बाद जब डिविडेंड आता है तो आप उनकी रिपोर्ट्स ज़रूर पढ़ें। उससे एक तो आपकी अपनी लर्निंग होगी, दूसरा कंपनी ने ज़रूर बताया हुआ होता है कि आगे वो कौन से प्रोजेक्ट्स करना चाह रहे हैं, उनकी ईपीएस वगैरह क्या आई है करंट, तो उनका अगर किसी क्वार्टर में डिविडेंड कम होता है तो उसकी वजह क्या थी, और ओवरऑल भी आपको रिपोर्ट्स वगैरह जब आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ों का और फैक्टर्स का पता चलता है, उस कंपनी के बारे में भी पता चलता है। वो अक्सर अपनी इंटरनल चीज़ें बता रहे होते हैं कि फ़लाँ वजह से हमारी सेल्स कम रही, तो वो नेक्स्ट टाइम आप फिर उन फैक्टर्स को भी नज़र में रखते हैं। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा, आपने किसी अगर कंपनी में एंटर होना है और उसका डिविडेंड भी आने वाला है तो आपने डिविडेंड की बेस पे एंटर होना है, तो आप फिर उसको ये वेट ना करें कि वो डिविडेंड अनाउंस करेंगे। इवन उनकी मीटिंग को भी अनाउंस करने से पहले आप अगर एंटर होंगे तो फिर शायद हो सकता है कि अगर फिर अनाउंसमेंट अच्छी आए तो वो फिर थोड़ा सा प्राइस उसके बाद जो बढ़ती है ना 2-3 दफ़ा, उसमें फिर आपका कुछ फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर आप ये इस चीज़ की वो बनाने की कोशिश करेंगे ना कि कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया, फिर उसके बाद आप एंटर हुए, एक्स डेट के बाद आपने सेल किए और फिर डिविडेंड ले लिया, तो फिर उस तरह से उतना फ़ायदा डिविडेंड के मुताबिक बराबर नहीं हो सकता। और अगर हो सकता होता तो फिर इससे अच्छी अनलिमिटेड मनी ग्लिच क्या हो सकती है। तो बाकी डिविडेंड पेइंग शेयर्स के बारे में काफ़ी वीडियो मैंने इस चैनल पे बनाई हुई है, उनको देखने के लिए, फिर इसके बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में और डिफरेंट वीडियोस देखने के लिए, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट और पर्सनल फाइनेंस पे डिफरेंट वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट थम्स अप। बल्कि ये जो हमने पूरी बात की है डिविडेंड्स के बारे में, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, ये भी आप शेयर करें मेरे से। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।